तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेटा अपने पास बात को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या है। लिखें जी, पेन जरा तेज कर लें अपने पास और लिखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड at the end of accounting year after the completion of trial balance। हम जो भी कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक, तो हम अभी बात कर रहे हैं बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वन इज कॉल्ड द इनकम स्टेटमेंट and another is called statement of financial position। इनकम स्टेटमेंट शो करती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एट द ईयर एंड। और इसको हम बनाते हैं, आपको एलएस याद है, एसेट लायबिलिटी इनकम कैपिटल एक्सपेंस। जी सर। अब उसमें से याद रखिएगा कि इनकम्स और एक्सपेंसेस, ये जो दो चीजें हैं ये आपके पास हमेशा इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगी। इनकम और एक्सपेंसेस कभी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आएंगे। तो यहां पे लिख लें by using balances of incomes and expenses to calculate। इससे कैलकुलेट क्या करते हैं, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि पूरे साल में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या शो करती है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है, अगर मुझे एक बात बताएं कि अगर मेरे पास एसेट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और लायबिलिटीज कम है, तो मुझे बताएं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड इफ इट इज द अदर वे अराउंड तो इट मींस कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाएगी। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन, तभी इसको हम एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल यूज करके बनाते हैं। समझ आ गई। इनकम्स और एक्सपेंसेस हमेशा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा रिकॉर्ड करेंगे एसेट लायबिलिटी और कैपिटल। यहां तक समझ आ गई है बात जी। तो आज हम बात करेंगे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में विच इज इनकम स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट देख लें, जैसे मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से इस फॉर्मेट को बनाना है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, हम इसकी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बना रहे हैं।
और इसको हमेशा फॉर द ईयर एंडेड लिखना है 31 दिसंबर व्हाटसोएवर द डेट इज, ठीक है। कोई भी डेट हो सकती है, 31 दिसंबर को भी साल एंड हो सकता है, डिफरेंट बैंक्स वगैरह का जिस तरह जून में एंड होता है तो इस तरह भी एंड हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका ईयर एंड कब हो रहा है। समझ आ गई बात? जी सर। दो कॉलम्स इसके अंदर आ जाएंगे और याद रखिएगा बेटा कि ये कॉलम डेबिट और क्रेडिट नहीं है, ये कॉलम इनर और आउटर है। ये जो कॉलम है अंदर वाला इसको इनर कॉलम कहते हैं और जो बाहर वाला इसको आउटर कॉलम कहते हैं। स्टार्ट हम करते हैं बेटा सेल्स से। अगर हमारे पास सेल्स के साथ रिटर्न्स भी गिवन है, याद रखिएगा अगर सेल्स अकेली गिवन है तो फिर तो हम इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे इस तरह। लेकिन अगर सेल्स के साथ कोई और चीज गिवन है, जिस तरह सेल्स रिटर्न गिवन है, तो हम सेल्स को अंदर वाले कॉलम के अंदर इसकी फिगर लिखेंगे, दिस एक्स इज फॉर फिगर, लेस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न को, सेल रिटर्न को और क्या कहते हैं जी? रिटर्न इनवर्ड्स। और लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये कोई अमाउंट नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हेडिंग है जो चीज हमने इसमें से माइनस करनी है। क्लियर है यहां तक बेटा? जी। अब हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए लिखते हैं अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हमें डेट से पता चल जाता है कि हमारे पास साल के स्टार्ट की अगर इन्वेंट्री है तो उसको ओपनिंग इन्वेंट्री कहा जाएगा। इसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा परचेसेस, इसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा कैरेज इनवर्ड्स, इसमें से हम लेस कर देते हैं परचेजेस रिटर्न, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स। ये क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, इसी तरह लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा नेट, उसको हम माइनस कर देंगे जो ऊपर हमने सेल्स निकाली थी उसमें से। समझ आ रही है? जी सर। और हमारे पास इसको लेस करते हुए आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अगर वो पॉजिटिव में है, और अगर वो नेगेटिव में आ जाता है, जो कि आ सकता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आ सकता है या नहीं, तो आ सकता है बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में इसको ग्रॉस लॉस कहा जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं अदर इनकम्स को। अदर इनकम से हमारे पास हर वो चीज आ जाती है जिसके साथ रिसीव्ड लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड,
इसी तरह रेंट रिसीव्ड और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये सारी जो चीजें रिसीव हो रही हैं वो अदर इनकम्स कहलाती हैं और उनको ऐड करके जो आपके यहाँ पर आंसर निकला हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का, इसमें ऐड अप कर देंगे। समझ आती है? जी सर। नेक्स्ट बच्चों हम कर देंगे इसमें से अदर एक्सपेंसेस को माइनस। अदर एक्सपेंसेस आपके पास हो सकता है रेंट, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, यानी और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मैं फिलहाल इनकी 3 की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस हो सकता है, मोटर एक्सपेंसेस हो सकता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो सकता है। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे। जहाँ तक एक्सपेंसेस होते हैं उसके नीचे लाइन लगाई जाएगी, इनको ऐड करके हमने यहाँ से लेस कर देना है। एक्सपेंसेस को जो हमने आंसर निकाला था उसमें से लेस कर देंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट, द आंसर दैट वी विल बी गेटिंग will be known as net profit, और इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहा जाता है। ये हमारे पास एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट का बेटा फॉर्मेट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। समझ आ गई बात? जी सर। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। ये फॉर्मेट अच्छे तरीके से याद करके आना आप लोगों ने, ठीक है, ताकि हम कल जो है वो इसका अगर हमने कोई क्वेश्चन करना हो तो कल हम इसका एक क्वेश्चन कर सकें और आगे फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को लेके चलेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।